चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा लीनियर मोमेंटम के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से एनालॉगस हैं। तो कैसे एनालॉगस है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में देखेंगे। तो देखो बच्चों, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसको हम डिनोट करते हैं पी बार से, हमें पता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसिडर करते हैं ये बॉडी है, ये बॉडी का मास m है और इस बॉडी को मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी लीनियरली मूव होगी, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में मूव होगी, मतलब उसको कुछ तो भी वेलोसिटी मिलेगी। तो इसको कितनी वेलोसिटी मिली, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन जो है हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट ये तो डेफिनेशन है ही, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन है, बट एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है कि इस बॉडी ने कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed की है, ज्यादा कम। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो इस बॉडी का मास, और जो वेलोसिटी मैंने इसको दी है वो वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी, ये उसका मीनिंग है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में देखो, एंगुलर मोमेंटम हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे थे। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में हम एक फोर्स अप्लाई नहीं करते। एंगुलर मोमेंटम में फोर्स की जगह पे होता है टॉर्क, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है कपल। कपल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट। तो अगर आपको बॉडी को रोटेट करना है तो हमें सिंगल फोर्स लगा के नहीं चलेगा, हमें दो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बॉडी रोटेट करेगी। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द फोर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसके पहले के लेक्चर्स में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया है तो इसमें मैंने डिटेल में बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना जरूरी क्यों है। वापस एक बार बता देती हूँ कि ये बॉडी के ऊपर जब हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर ये फोर्स मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ, मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, पहले मैं यहाँ से अप्लाई कर रही थी, डिस्टेंस इतना था, तो बॉडी का इतना मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे कर दिया तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो बॉडी का इतना मास निकल गया यहाँ से, मतलब इतना मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार। तो यहाँ पे एफ बार को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। आर बार का मतलब क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये परपेंडिकुलर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको समझेगा। तो ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम में हो रहा है। देखो एंगुलर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में सिर्फ मास और वेलोसिटी काफी थी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द रोटेटिंग बॉडी में सिर्फ मास और वेलोसिटी लेके नहीं चलेगा। तो और कौन सी क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी? ये बॉडी का मास है, ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये बॉडी की वेलोसिटी है, लेकिन डिस्टेंस देखो सेंटर से इतना है। अगर मैं ये डिस्टेंस चेंज करती हूँ तो बॉडी का मास चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ मास और वेलोसिटी लेके नहीं चलेगा, हमें मास और वेलोसिटी के साथ साथ और एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में मल्टीप्लाई की थी, एंड दैट क्वांटिटी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और वो हम लोग डिनोट करते हैं एल बार से। तो देखो एल बार का मतलब क्या होगा? एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस
ये mv मतलब क्या, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम p बार। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो वहां पे हमने क्या कहा था, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टॉर्क मतलब सिंगल फोर्स और डबल फोर्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था, और इसका ही दूसरा नाम टॉर्क होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम की, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। वहां पे क्या था, आर बार क्रॉस एफ बार था, इसलिए हमने कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसलिए एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नामकरण क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये आर परपेंडिकुलर ही लेना है, और ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बता भी दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इसको प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर आप वेक्टर चैप्टर में स्टडी करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे आर, देखो ये पी बार की जगह पे हम लोग एम वी लेते हैं, तो आर बार क्रॉस एम वी बार। तो यहाँ पे अगर मैंने ये आर बार लिया, ये एम बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या मिलेगा, एम इन ब्रैकेट आर बार क्रॉस वी बार। तो वेक्टर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये जो आर बार क्रॉस वी बार है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर बार या फिर दो वेक्टर से, मतलब ए बार क्रॉस बी बार, ऐसे दो वेक्टर से, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलता है ए बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे आर बार है और बी की जगह पे वी बार है, तो हम लोग लिखेंगे एम आर वी साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे, ओके। और दैट इज इक्वल टू हमें मिल सकता है एम वी आर साइन थीटा भी मिल सकता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे उसको ये नाम दिया गया। अभी इसको थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं, डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हमें स्टडी करना है। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम कौन सी बॉडीज का, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको पूछा जाता है एंगुलर मोमेंट ऑफ ट्रांसलेटरी बॉडी। ट्रांसलेटरी बॉडी मतलब क्या, ये बॉडी ऐसे मूव हो रही है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी बॉडी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम देखने वाले हैं। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी, मतलब अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटिंग बॉडी, मतलब ये बॉडी ट्रांसलेटरी मतलब ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी पर प्लस रोटेटिंग बॉडी। तो ये एक्चुअली ये रोलिंग मोशन है, इसका एक सेपरेट टॉपिक भी है आपको, तो इसमें इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा टच नहीं करने वाले आज। जब हम रोलिंग मोशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, इसके ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये भी टॉपिक में लेने वाली हूँ। आपके बुक में बस रोटेटिंग बॉडी के लिए उन्होंने दिया है और उसका एक्सप्रेशन दिया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो सब लोग ध्यान दो, कंसंट्रेशन से सुनो, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटरी बॉडी। कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग पॉइंट मास का ही लेते हैं, मतलब होल बॉडी होगी, तो इस होल बॉडी का हम सभी ऑब्जेक्ट्स कंसिडर नहीं करेंगे, इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट मास के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हर एक बॉडी को हम लोग एज अ पॉइंट मास कंसिडर करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास लिया, ये पॉइंट मास मैंने लिया यहाँ पे। ये पॉइंट मास यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है ऐसे। सपोज इसकी वेलोसिटी हम लोग कंसिडर करते हैं v बार, जितनी वेलोसिटी से ये मूव हो रहा है।
तो इसका मोमेंटम हमें क्या मिलेगा, p बार इज इक्वल टू एम वी बार। इसका मास हमने लिया है m, तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और हमें इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सपोज हमने इस पॉइंट को नाम दिया, दिस पॉइंट इज सपोज टू बी p, तो हमें निकालना है एल पी बार, मतलब एंगुलर मोमेंटम अलोंग द पॉइंट p। तो ये हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस लिया, यहाँ से पोजीशन वेक्टर लिया r बार। जैसे कि सपोज कंसीडर करते हैं, जैसे जैसे ये बॉडी आगे जाएगी ये पोजीशन वेक्टर भी ऐसे चेंज होते जाएगा। मतलब यहाँ पे है इनिशियल आर बार, बॉडी आगे गई, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, मतलब ये यहाँ पे कुछ एंगल चेंज करेगा। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर लिया आर बार, इसको हम थोड़ा आगे खींचते हैं, मतलब ये इसका एंगल बनेगा थीटा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ये सेम लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींच दी तो यहाँ पे भी इसका एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो देखो ये एंगल है थीटा। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम में हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मूला होता है अपना दैट इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। ये हमने देखा, इसका फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर बार क्रॉस पी बार। तो ये आर हमने कौन सा लिया है, दैट इज द परपेंडिकुलर। ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, नेवर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये आर बार हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। आपको पता है वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। मतलब देखो ये कंसिडर करो, ये फैन है, आपको फैन की तरफ जाना है, तो ये स्पाइडरमैन वाली पोजीशन हो गई। फैन की तरफ जाना है तो स्पाइडरमैन होता तो वो ऐसे डायरेक्टली जाता, लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें इस फैन की तरफ जाना है, हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे खड़े हैं, तो स्पाइडरमैन डायरेक्टली ऐसे जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या करेंगे, पहले चलते चलते यहाँ तक जाएंगे, फिर सीढ़ी लगाएंगे और फिर यहाँ तक जाएंगे। दोनों का रिजल्ट तो सेम है, ये डायरेक्टली जाओ और चलते चलते यहाँ से जाओ, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। बस डिफरेंस क्या है, ये सिंगल वेक्टर है और ये दो वेक्टर्स बन गए, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। तो अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा वेक्टर आएगा यहाँ पे, आर कॉस थीटा, मतलब इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। और ये क्या रहेगा यहाँ पे, आर साइन थीटा, मतलब ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो हमें क्या लेना है बच्चों, यहाँ पे देखो एल पी बार इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी बार। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा। तो ये आर की जगह पे, आर बार की जगह पे हम लोग ये आर साइन थीटा लेंगे मैग्नीट्यूड में। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर क्रॉस एम वी बार, आर बार क्रॉस एम वी बार। तो हम क्या लेते हैं, एम इन ब्रैकेट आर बार क्रॉस वी बार, और इसको हम लिखते कैसे है फिर, एम इंटू वी, ये आर साइन थीटा हम लोग ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आर की जगह पे हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट चाहिए, कौन सा वाला, साइन थीटा वाला। तो हमने ये क्या लिया, आर साइन थीटा यहाँ पे लिखा। तो ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड मतलब L इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एम वी आर परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एम वी आर साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये आर परपेंडिकुलर, तो आप मुझे पूछोगे क्या मैम हम लोग वी परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, ऑब्वियसली ले सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये वी बार और ये आर दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए था, इसीलिए हमने आर साइन थीटा लिया। अब ऐसे ही जैसे आर बार को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वैसे वी बार को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट इसका ये है और दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या होगा आपका, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखो तो ये क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे बनेगा एंगल की तरफ कौन सा होता है, वी कॉस थीटा। जैसे एंगल की तरफ हमने लिया आर कॉस थीटा, तो एंगल की तरफ कौन सा रहेगा, वी कॉस थीटा। और ये क्या बनेगा,
v साइन थीटा। और ये देखो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, r और ये v साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हमें r बार क्रॉस v परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसका ये हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा वाला लेंगे? ये v साइन थीटा वाला लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, l बार इज इक्वल टू r बार, सेम r बार क्रॉस v बार, यहाँ पे हम कॉमन निकालो, r बार क्रॉस v बार। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली ये लिखती हूँ, l इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको m r v परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब l को हम लोग m v r परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं या फिर m r v परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप मास डालोगे, वेलोसिटी डालोगे और स्पीड डालोगे और रेडियस डालोगे, मतलब पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस डालोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखो ये शॉर्टकट मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तुरंत आप आर परपेंडिकुलर ले लो, आपको तुरंत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो परपेंडिकुलर वेक्टर ही चाहिए। लेकिन ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो। अगर उसमें ये वेलोसिटी लग रही है, इसका मतलब बार बार लगाए, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो मैं आपको बताती हूँ। होप सो आपको ये सब कुछ बातें जो मैंने बताई है वो क्लियर है। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आर बार है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखो अपने राइट हैंड के ये कर्ल फिंगर्स होते हैं और ये अंगूठा, ये दोनों चीजों को हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको आर बार से वी बार की तरफ जाना है। हमेशा याद रखो आपको कहाँ जाना है, आर बार से वी बार की तरफ। मतलब अपने कर्ल फिंगर्स को कर्ल कहाँ करना है, आर बार से वी बार की तरफ कर्ल करना है। तो देखो यहाँ पे ये आर बार है और ये वी बार है, तो हम क्या करेंगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे। अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे इनवर्ड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, दिस सिंबल इज फॉर इनवर्ड। और अगर सिर्फ डॉट, जैसे कि एरो ऐसे ऊपर आ रहा है तो हमें सिर्फ डॉट दिखता है, ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया भी है। ऐसे अगर आ रहा है तो सिर्फ डॉट दिखता है, तो डॉट हम किसके लिए यूज करते हैं, अपवर्ड के लिए यूज करते हैं। तो देखो अगर आर बार क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो अंगूठा ऊपर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, मतलब डॉट आएगा। और अगर ऐसे जा रहा है मतलब अंगूठा नीचे, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन आएगी तो क्रॉस आएगा। या फिर सिंपली ऐसे याद रखो, अगर क्लॉकवाइज है आर बार और वी बार क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड। सिंपली ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे ये दो डायरेक्शंस है एंगुलर मोमेंटम की, तो आपको डायरेक्शन भी हमेशा निकालनी है। इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये दोनों ऐसे हैं, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे ये दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन प्योर रोटेटिंग बॉडी में अलग आएगी, ट्रांसलेटरी बॉडी में अलग आएगी। तो ट्रांसलेटरी बॉडी में इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और इसका यूज करके हम लोग इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और यहाँ पे एमवी है, एमवी है मतलब किलोग्राम मास का यूनिट, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें क्या यूनिट मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट मिलेगा हमें एंगुलर मोमेंटम का। ये एसआई में। और सीजीएस में क्या मिलेगा, सीजीएस में हमें मिलेगा किलोग्राम की जगह पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये सीजीएस में। और इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो मास का पावर है 1 मतलब 1, लेंथ का पावर है 2 मतलब L2, और टाइम नीचे है मतलब इनवर्स मतलब T-1।
तो इसका डायमेंशन आएगा m1 l2 t-1। तो ये है एंगुलर मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो देखो बच्चों, इसके ऊपर जेईई 1997 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटरी बॉडी के ऊपर, ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v बार पैरेलल टू x एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज, ऑप्शन थे 0, कांस्टेंट, गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। बता सकता है कोई? पॉज करके सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ क्या आंसर आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 एक्सिस लेने होंगे हमें, उन्होंने एक्स एक्सिस मेंशन किया है तो 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये उसका ओरिजिन O। तो इस पॉइंट के अलोंग हमें एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा वो दिखाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मास हमने लिया, दैट पॉइंट मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो एक्स एक्सिस को पैरेलल ऐसे मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्स एक्सिस को पैरेलली मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं r बार। ओके, और ये एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, r साइन थीटा, और ये कंपोनेंट r cos थीटा, वो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो देखो इनिशियली ये मास यहाँ पे था, कंसिडर करते इसका पोजीशन वेक्टर हमने r1 लिया है, तो ये r1, ये θ1, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये θ1 आएगा, ये θ1। अब ये पोजीशन वेक्टर मतलब ये मास पहले यहाँ पे था, अब आगे जा रहा है, मतलब आगे जाके वो यहाँ तक आया है, हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं। मास यहाँ तक आया, थोड़ा आगे लेते हैं इसको, मास यहाँ तक आया, मतलब इनिशियली वो यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। v तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, उन्होंने बोला ही है मास विथ वेलोसिटी v बार कांस्टेंट वेलोसिटी। सिर्फ ये पोजीशन वेक्टर अब यहाँ पे आ जाएगा, और ये r1 है तो ये क्या रहेगा, r2। अब ये एंगल कितना होगा, θ2 हो जाएगा। इसको मैंने एक्सटेंड किया तो इसको θ2 लिया, तो ये r2 बार हो गया। और इसका हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या होगा, r2 साइन θ2। अब देखो अगर ये डिस्टेंस को मैं d कंसिडर करती हूँ, इसको भी d कंसिडर करती हूँ, देखो ये डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस तो एज इट इज है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ये चाहे चेंज हो, ये θ1 θ2 चेंज हो, बट ये डिस्टेंस हमें उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। इसका मतलब हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हमेशा r परपेंडिकुलर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L बार हमें इस ओरिजिन के अलोंग लेना है, तो ओरिजिन के अलोंग LO बार इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, mv r परपेंडिकुलर लेते हैं। और यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे भी r परपेंडिकुलर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी r परपेंडिकुलर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, मतलब L1 L2 L3 अप टू L1 L1 2 अप टू Ln इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। देखो JEE में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, बस ट्विस्ट करके पूछते हैं। अगर आपका बेसिक नॉलेज और सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको इजीली वो सॉल्व करते आएगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। और देखो बच्चों JEE 1990 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन था, इसमें 2 मोशंस उन्होंने कंबाइन किए, प्रोजेक्टेड मोशन भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैं बताने ही वाली हूँ थोड़ा बहुत, इसमें 11th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन आपको डिटेल में स्टडी किया होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v बार at an angle of 45 degree with respect to horizontal. Find angular momentum of the ball with respect to point of projection when ball is at its maximum height. और ऑप्शन दिए गए mv क्यूब डिवाइड बाई √2g, mv क्यूब 2√2g, mv क्यूब 4√2g एंड डी ऑप्शन है 0।
तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बॉल हमने लिया, एक बॉल लिया यहाँ पे जिसका मास है m, और इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी v बार से हमने इसको थ्रो किया। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ये है अलोंग y एक्सिस और ये है अलोंग x एक्सिस। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो y एक्सिस का वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, वो चेंज नहीं होता, बट x एक्सिस के वेलोसिटी की वजह से बॉडी ऐसे मूव करती है। ये है vx और ये है vy, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। और ये एंगल उन्होंने कितना दिया है, दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें vy इज इक्वल टू मिलेगा 0। अब ये बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक आ गया, क्योंकि उन्होंने हमें मैक्सिमम हाइट पे ही पूछा है एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट पे बॉल जब आएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v cos थीटा। cos थीटा कितना होता है, cos 45, ये vx रहेगी, और ये vy यहाँ पे भी हमें कितनी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0, vy इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे कुछ तो भी वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे vx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v cos 45। v cos 45 मतलब कितना होता है, v डिवाइड बाय √2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब ये हमें कितना मिलेगा, v डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे देखो हाइट मैक्सिमम है, और अगर हम इसको r यहाँ से r बार लेते हैं तो यही क्या आएगा आपका, r परपेंडिकुलर आएगा। तो r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमम हाइट मिल रही है। सो r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h max हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे r परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे वर्टिकल हाइट, वर्टिकल वेलोसिटी डायरेक्टली 0 रहेगी, यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी नहीं रहेगी, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाती है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा, फिर डिक्रीज होगी 0, फिर वापस इंक्रीज होगी, और वापस यहाँ पे वो इंक्रीज ही रहेगी। ऐसे वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें अकॉर्डिंग टू vx ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें r परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mv/r परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम r परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू h max, और h max का प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू v² sin² थीटा डिवाइड बाय 2g। ये फॉर्मूला है h max का प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी रफ कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री दिया है उन्होंने, तो डाल दो थीटा की वैल्यू। तो h max हमें क्या मिलेगा, h max इज इक्वल टू v² इंटू sin 45, sin² 45 डिवाइड बाय 2g। सो दैट इज इक्वल टू v² sin² 45, sin 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हमें मिलेगा डिवाइड बाय 2g। तो √2 स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और हमें मिलेगा v² डिवाइड बाय 2 इंटू 2g, क्योंकि ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो v² डिवाइड बाय 4g। ये हमें क्या मिला, h max, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, r परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो ये वैल्यू हम लोग ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, v यहाँ पे क्या है, हमने देखा वहां पे v मैक्सिमम हाइट पे हमें कितना मिल रहा था, v cos 45, v cos 45 कितना है, v डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे v की वही वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। तो हमें L बार क्या मिलेगा, m इंटू v की वैल्यू v/√2 इंटू r परपेंडिकुलर अभी निकाला, दैट इज v² डिवाइड बाय 4g। तो मल्टीप्लीकेशन करो, m v v² कितना आएगा, mv³
डिवाइड बाय ये 4, ये √2 और ये g, मतलब 4√2g। सॉरी, ये क्यूब है। ये कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Angular momentum. The concept of linear momentum, vector p, and the principle of conservation of linear momentum are extremely powerful tools. They allow us to predict the outcome of, say, a collision of two cars without knowing the details of the collision. For an object moving in a straight line, momentum is simply mass into speed. In rotational motion, the analog of linear momentum is angular momentum. Angular momentum measures an object's tendency to spin. Figure shows a particle of mass m with linear momentum, vector p, as it passes through point A in the xy plane. The angular momentum, vector L, of this particle with respect to the origin O is a vector quantity and can be defined as vector L is equal to vector r cross vector p is equal to m into vector r cross vector v, where vector r is the position vector of the particle with respect to O. The SI unit of angular momentum is the kilogram meter squared per second. Right-hand rule is used to determine the direction of angular momentum vector. The magnitude of angular momentum is given by the equation L is equal to rmv sin theta, where theta is the angle between vector r and vector p. बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी लगता है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इट्स बेटर मैं यहीं पे रुकाती हूँ और आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। तो देखो, ये आज का टॉपिक है, इसके नोट्स कॉपी कर लो। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसकी 2 डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आज हमने स्टडी की, ये डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ये कॉपी कर लो। यह है पेज नंबर 74। एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड में हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, मैंने स्टेप वाइज लिखा है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस मैं इसलिए लेती हूँ ताकि इसमें जो कंटेंट है वो आपको ठीक से एनालाइज हो। $76 और ये पूछा गया क्वेश्चन पेज नंबर 77। और ये आगे का टॉपिक है, ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने कॉपी भी किया तो भी चलेगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।